नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 68 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और कंटिन्यू दोस्तों एक के बाद एक लगातार जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास देखने को मिलेगा और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सारा जो है दोस्तों प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों 67 क्लास में हमने जो है लिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट के बारे में काफ़ी अच्छे से चर्चा किया था और विभिन्न पीढ़ियों के मुख्य भाषाएं, कौन सी पीढ़ी में किस भाषा का उपयोग किया गया था उसके बारे में भी मैंने चर्चा किया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि द्वितीय भाषा में किस भाषा का, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का उपयोग किया गया, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का उपयोग किया जा रहा है, या चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किन किन भाषा का उपयोग किया गया। इस तरह का प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है और इनपुट आउट, निम्न में से कौन सा इनपुट है, ठीक है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था जिस पर हमने चर्चा काफ़ी अच्छे से किया था। आज के बाद दोस्तों हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ाई करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि दोस्तों अगर आप अभी तक इस नोट्स को परचेज नहीं किए हैं तो आपका समझ लीजिए कि कीमती समय बर्बाद हो रहा है। आप अभी के अभी आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। नोट्स को परचेज करने के लिए सिंपल सा www.helpinggaurav.com की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पे जैसे आप जाएंगे बाएं साइड में बेल्ट्रॉन डीओ नोट्स बाय नॉक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, ऊपर में QR कोड दिखेगा। QR कोड को स्कैन करके गूगल पे से, याद रहे दोस्तों गूगल पे से आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। अगर गूगल पे से पेमेंट नहीं होता है तो आप दूसरे तरीके से भी पेमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है एरर हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अपना नाम, अपना जीमेल अकाउंट, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना पेमेंट का शॉर्ट स्क्रीन अपलोड कर देना है। 24 घंटे के अंदर नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है पेमेंट करने में या फिर नोट्स परचेस करने में, बेझिझक आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके लिए एक नई सुविधा हम अवेलेबल करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन पर हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, ठीक है। ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैंने जो है बेसिक में बताया था, ठीक है, कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो कंप्यूटर के आविष्कारक हमारे जो है वो चार्ल्स बेबेज थे, ठीक है। कौन थे? चार्ल्स बेबेज। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि चार्ल्स बेबेज ने निम्न में से किनका निर्माण किया या किनका जनक, चार्ल्स बेबेज को किनका जनक कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, CPU का जनक कहा जाता है, मॉनिटर का जनक कहा जाता है, माउस का जनक कहा जाता है। तो याद रखना है कि प्रश्न घुमा के भी पूछे तो भी आपको घबराना नहीं है। अगर पूछा जाता है चार्ल्स बेबेज किसके जनक हैं, तो कंप्यूटर के जनक है। कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है, तो ENIAC है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि बिना गूगल पे सर्च किए, ठीक है, आपको ENIAC का फुल फॉर्म जो है टाइप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है वो मैं बता दिया हूँ, ENIAC है, लेकिन ENIAC का फुल फॉर्म क्या है वो आपको टाइप करके बताना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, तो 1946 ईस्वी में, ठीक है। 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर की सबसे पहले खोज की गई थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई, तो 1960 ईस्वी में महान क्रांति आई कंप्यूटर के क्षेत्र में। ये आपको भूलना बिल्कुल नहीं है, 1960 ईस्वी में जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई। इस प्रश्न को भी घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई, 1960 ईस्वी में, या 1960 ईस्वी में कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या हुआ, एक महान क्रांति आई, सुनामी आई, वायरस का प्रचलन हो गया, ठीक है। इस तरह का कुछ आपको ऑप्शन दिख सकता है। तो याद रखना है कि 1960 ईस्वी में महान क्रांति आई। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो लोग कंप्यूटर क्लास DCA ADCA वगैरह किए हैं तो पहले जो है चैप्टर में ये सारा बता दिया जाता है सर के द्वारा भी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं संगणक जो है कंप्यूटर का हिंदी नाम है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर ऑन करो तो आप कह सकते हैं कि संगणक को ऑन करो, ठीक है। संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं कंप्यूटर, देख सकते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को, ठीक है। याद रखना है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नीचे हो गया है 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर का साक्षरता दिवस मनाया जाता है। CPU का पूरा नाम क्या है, ये भी दोस्तों मैं बता चुका हूँ बेसिक क्लास में, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिया सकता है। सेंट्रल प्रोसेस दे देगा, यूनिट की जगह पे यूनियन दे देगा,
ठीक है, या यूनिट के जगह पे और भी कुछ दे देगा। तो मतलब आपको याद रखना है कि थोड़ा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, ऐसा कुछ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ध्यान रखना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू का पूरा नाम होता है। और याद रखिएगा कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है, ठीक है, ये भी आपको मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, सीपीयू, ठीक है। कंप्यूटर की खोपड़ी किसे कही जाती है, सीपीयू। तो इस तरह का भी प्रश्न आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन है, ये प्रश्न तो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, ठीक है। लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो देख सकते हैं गूगल क्या एक सर्च इंजन है, गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं। याहू भी एक सर्च इंजन है, ठीक है। ओपेरा भी एक सर्च इंजन है, बैडू भी एक सर्च इंजन है। लेकिन दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं, ठीक है, अल्फ्रम अल्फा जो है वो जो है क्या है, वोल्फ्रम अल्फा जो है वो एक सर्च इंजन नहीं है। और यहीं पे दोस्तों जो है कन्फ्यूज़न होती है, यहीं पे लोग जो है परेशान होते हैं। याद रखना है गूगल हो, याहू हो, ओपेरा हो, बाइडू हो, ये सब एक सर्च इंजन है। लेकिन दोस्तों वोल्फ्रम जो है, ठीक है, वोल्फ्रम अल्फा जो है वो एक सर्च इंजन नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो निम्न में से कौन सा एक इनपुट इकाई है। अब देखिए इसमें क्या है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा एक इनपुट इकाई है, मतलब कि 3 ऑप्शन आपको आउटपुट का दिया होगा और एक दोस्तों आपको इनपुट का दिया होगा, ठीक है ना, क्योंकि पूछा रहा है कौन सा एक इनपुट है, इनपुट के बारे में पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, एक इनपुट के बारे में पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं माउस एक क्या है, इनपुट है, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट है, और स्कैनर क्या है, एक इनपुट है। तो इनमें से सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है। याद रखिएगा ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। या दोस्तों 3 ऑप्शन आपको जैसे में दे देगा, एक स्पीकर का ऑप्शन दे देगा, एक आपको मॉनिटर का ऑप्शन दे देगा, ठीक है, और एक आपको प्लॉटर का दे देगा, ठीक है। ये सारा आपको ऑप्शन दे देगा जो आउटपुट है, और एक दोस्तों आपको स्कैनर का ऑप्शन दे देगा जो इनपुट है। तो इसमें आपको कंफ्यूज जरा सा भी नहीं होना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं 1 किलोबाइट यानी केबी में कितने बाइट होते हैं, ठीक है, केबी। तो देख सकते हैं 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। याद रखिएगा 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी, ठीक है ना। अब देख सकते हैं 1 मेगाबाइट बराबर 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं, ठीक है, केबी होते हैं। तो याद रखना है 1024 केबी बराबर 1 एमबी होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा 1024 एमबी बराबर 1 एमबी होते हैं। 1 जीबी में कितने मेगाबाइट होते हैं, यानी कि 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं। याद रखिएगा 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं, तो 1024 एमबी होते हैं। क्या होते हैं, 1024 एमबी होते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं किसके, सिलिकॉन के, ठीक है। याद रखिएगा कि कंप्यूटर में जो आईसी चिप लगे होते हैं, आईसी चिप बने होते हैं, वो सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, सिलिकॉन से बने होते हैं, ठीक है। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है, ये मैंने काफ़ी बार बेसिक में बताया है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होगा, HTTP का पूरा नाम आपको याद रखना है। इसी प्रश्न को घुमा के प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है, यानी कि पूरा नाम क्या है, विस्तृत रूप मतलब फुल फॉर्म, ठीक है। तो देख सकते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताया था बेसिक में कि अभी जो आप देख रहे हैं वो HTTP देख रहे हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ अगर S जुड़ जाएगा, ठीक है, HTTPS जुड़ जाएगा तो फुल फॉर्म क्या होगा, तो हाइपर रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होता है, तो लोगो होता है। याद रखिएगा किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषाएं या भाषा प्रायः कौन सी होती है, तो लोगो होती है। क्या होती है, लोगो, ठीक है। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, एक शुभ्राम निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है, ठीक है। एक आप समझ लीजिए कि एक सिंपल सा वो कंप्यूटर जो आपके गोद में रहता है, ठीक है, वो कौन सा कंप्यूटर कहलाता है, तो नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप कहलाता है। लैपटॉप को अपने गोद में आप रख सकते हैं,
ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे के कुछ सेंटेंस पर आपको ध्यान नहीं करना है, आप सिंपल सा कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसको आप आगे से पढ़ते हुए 20 तक आएंगे तो पता ही नहीं चलेगा किन किन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जैसे आप कुछ वर्ड को देखेंगे उससे आप गौर कर सकते हैं। जैसे में आप यहाँ देखेंगे कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक हो, ठीक है, जो आपकी गोद में रखने लायक हो। गोद में कौन सा कंप्यूटर रख सकते हैं हम लोग? तो सिंपल सा है कि हम लोग लैपटॉप को रख सकते हैं, नोटबुक को रख सकते हैं, ठीक है। उसके आगे दोस्तों बढ़ेंगे। और एक बात दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस बार का एग्जाम तो थोड़ा हार्ड होगा ही, इसके साथ साथ दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार ज़्यादातर बहुत सारे लोग फॉर्म फिल किए हैं, तो यही प्रश्न जो है ना, यही प्रश्न आपको घुमा के देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। यानी आपका समय वेस्टेज के लिए क्या हो जाएगा कि जैसे कि एक सिंपल सा है, वो कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक हो कौन सा कंप्यूटर कहलाता है, ये एक सिंपल सा प्रश्न हुआ। अब दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आज की दुनिया में, आज की जनरेशन में उपलब्ध बहुत सारे कंप्यूटरों में से वह कौन सी पीढ़ी के या कौन से कंप्यूटर हैं जिन्हें हम अपने साथ लेके ट्रेवल कर सकते हैं या फिर उसे गोद में भी गोद में भी रख करके चला सकते हैं, वैसे कंप्यूटर को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इतना जो वो लंबा लंबा जो 4 लाइन का, 3 लाइन का, 5 लाइन का लिखा होगा, ये आपको पढ़ने में समय वेस्ट करेगा। क्या समय पढ़ने में आपको क्या होगा? समय वेस्ट होगा। और ये दोस्तों इस बार के आपको, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इस बार के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन नहीं देगा ताकि आपको सोचने का, समझने का समय मिले। इसी चीज़ को इतना 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में लिख देगा कि आपके पास क्या होगा ना कि आपको पूरे क्वेश्चन को पढ़ने में 30 से ज़्यादा सेकेंड चले जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कोड्रांतरण एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कोड्रांतरक जो है, कोड्रांतरक जो होता है एक प्रोग्राम होता है। कोड्रांतरक क्या है? प्रोग्राम है। वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मशीनी से निम्न स्तर तक नहीं, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोड्रांतरण तक ये भी नहीं होगा। तो देख सकते हैं कोड्रांतरण से मशीन तक, यानी कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल सा बात है कि ये देखिए सुनने में कितना आसान लगता है और कैसे आप लोग समझ जाते हैं कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में, मशीनी भाषा को असेंबली भाषा में। और ये भी दोस्तों मैंने बेसिक में पढ़ा है, कौन असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में और कौन मशीनी भाषा को असेंबली भाषा में, या फिर कौन दोनों असेंबली को मशीनी में और मशीनी को जो है असेंबली में, दोनों में दोनों को बदल सकता है। ये सारा चीज़ मैंने बेसिक में पढ़ा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कोड्रांतरक या कोड्रांतरण जैसे शब्द का इस्तेमाल करके क्या होता है कि स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये कौन सा लैंग्वेज है और ये क्या चीज़ है। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आप 1 बार 2 बार आप जैसे ही आप इस चीज़ में जुड़ेंगे तो आपको धीरे धीरे सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोड्रांतरक एक प्रोग्राम है जो निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है। तो सिंपल सा है, कोड्रांतरण से मशीन तक, यानी कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, ये क्या होती है? एक प्रोसेस द्वारा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, ठीक है। याद रखना है बिना किसी प्रोसेसर के द्वारा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना मल्टी प्रोसेसिंग बोलता है ना, मल्टीटास्किंग, ठीक है। या ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, यानी कि मतलब एक से अधिक कामों के लिए जो है टैलेंट पर्सन है, ठीक है। तो उसे ऐसे नाम से कहा जाता है, ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। तो आप देख सकते हैं मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा एक से अधिक प्रोसेसर करना, ये मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है, ठीक है। उसके आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, ठीक है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है CD रैम। मैंने बताया था CD रैम एक ऑप्टिकल मेमोरी है। अभी तक जितना भी मैं 19 क्वेश्चन करवाया हूँ वो लगभग बेसिक में आपको देखने को मिलेगा, और बाकी दोस्तों कंप्यूटर जनरेशन में मैंने बता दिया है, ठीक है, कि CD एक ऑप्टिकल मेमोरी है, ठीक है। पहले जनरेशन में ही बताया हूँ। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरी कौन सी यूनिट है? एक तो कंट्रोल है, दूसरा मेमोरी और तीसरी कौन सा है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ALU इसका देखिए अर्थमेटिक लॉजिक है। ALU का फुल फॉर्म होता है, ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक, ठीक है,
यूनिट। अब दोस्तों मैंने बताया था काफ़ी विस्तार से बेसिक में, बार बार बेसिक का जिक्र हुआ कि ये जो है आपका सीपीयू है, सीपीयू के अंदर में क्या होता है, तो सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी करता है, और एक मेमोरी होती है, कंट्रोल यूनिट है। वो सारा चीज़ मैंने सीपीयू के बारे में बताया था। और यही दोस्तों यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा था कि सीपीयू में कंट्रोल यूनिट मेमोरी के अलावा और कौन सी यूनिट होती है, तो माइक्रोज या प्रोसेसर या आउटपुट, ये सारा चीज़ अलग है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है सीपीयू करता है। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और आज के सेशन को दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर ही समाप्त करते हैं। कल के सेशन में हम लोग 21 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों अभी तक अगर इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं तो www.helpinggaurav.com के वेबसाइट से जाकर इसे परचेस कर सकते हैं, या हमारे नंबर 7903453231 पर जो है संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।